नमस्ते। मैं डॉक्टर संपत राम रैगर, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम बीए पार्ट 3 के प्रश्न पत्र प्रथम में प्लेटो की न्याय की अवधारणा के बारे में अध्ययन करेंगे। ग्रीक राजनीतिक चिंतन के इतिहास में प्लेटो एक उच्च कोटि के आदर्शवादी विचारक तथा नैतिकता के एक महान पुजारी थे। अतः अपने न्याय धारणा के आधार पर प्लेटो एक शासन तंत्र की कल्पना करने लगा जिसका संचालन श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा होता हो। न्याय क्या है, प्लेटो की मुख्य समस्या रही है और इस समस्या के समाधान के लिए 40 वर्ष की अवस्था में प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक की रचना की, जिसका शीर्षक कंसर्निंग जस्टिस या न्याय के संबंध में है। प्लेटो ने आदर्श राज्य का निर्माण ही एक निश्चित उद्देश्य के लिए किया। वह उद्देश्य एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करना है जिसमें सभी व्यक्तिक, सामाजिक, राजनीतिक संस्थाएं न्याय से अनुप्रमाणित हों। प्लेटो ने आलोचक व दार्शनिक रूप में भी कार्य किया, क्योंकि अपने से पूर्ववर्ती विचारकों ने न्याय संबंधी विचारकों की आलोचना करते हुए उसने न्याय के अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके संबंध में बारकर के अनुसार चाहे वह सोफिस्ट वर्ग की धारणाओं का विरोध कर रहा हो या समाज की विद्यमान व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयत्नशील ही न्याय प्लेटो के विचार का मूल आधार रहा है। प्लेटो की न्याय के सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे वर्तमान समय में न्याय शब्द का प्रयोग कानून के आधार पर न्यायाधीश द्वारा दिया गया निर्णय के लिए ही किया जाता है। किंतु प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग वैधानिक अर्थों में नहीं वरना नैतिक अर्थों में किया है। उसके द्वारा न्याय शब्द का प्रयोग धर्म के पर्यायवाची अर्थ में किया गया है। इसका अर्थ केवल यह है कि मनुष्य अपने उन सभी कर्तव्यों का पालन करे। प्लेटो के अनुसार एक न्यायोचित राज्य सभी की अच्छाइयों की ओर ध्यान रखकर प्राप्त किया जा सकता है। एक न्यायोचित समाज में शासक, सैन्य वर्ग तथा उत्पादक वर्ग सभी वह करते हैं जो उन्हें करना चाहिए। सुकरात के माध्यम से इन विचारों को व्यक्त करने से पूर्व प्लेटो ने अपने समय विद्यमान न्याय के प्रचलित सिद्धांतों का खंडन किया है। तत्कालीन समय में मुख्य रूप से 3 न्याय के सिद्धांत प्रचलित थे, जिसमें पहला परंपरागत सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तक सिपोलस तथा उसका पुत्र पोलीमार्कस था। सिपोलस के अनुसार सत्य बोलना तथा कर्ज को चुका देना ही न्याय है। पोलीमार्कस के अनुसार मित्र के साथ अच्छा व्यवहार तथा शत्रु के साथ बुरा व्यवहार करने की कला ही न्याय है। इसके संबंध में प्लेटो ने न्याय की कुछ के लिए अच्छे और कुछ के लिए बुरे होने का समर्थन नहीं करता है। प्लेटो ये मानता है कि अच्छा हो या बुरा हो, सबके साथ में अच्छा व्यवहार करना ही न्याय है। वो ये कहता है कि न्याय वह है जो स्वयं के लिए अच्छा हो, देने वालों के लिए भी अच्छा हो और लेने वालों के लिए भी अच्छा हो। अब चाहे वो मित्र हो या शत्रु हो, सबके लिए अच्छा हो। दूसरा जो प्रचलित सिद्धांत था वो क्रांतिकारी सिद्धांत था। क्रांतिकारी सिद्धांत के प्रवर्तक थ्रेसिमेकस थे। थ्रेसिमेकस के अनुसार न्याय बलवान के स्वार्थ सिद्धि का साधन मानते थे। राज्य अपने हित के लिए कानून बनाता है, उनका मानना था। यह धारणा
शक्ति ही सत्य है, उसके अनुसार शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। इस प्रकार थ्रेसिमेकस दो बातें कहता है। पहली बात, शासक वर्ग स्वयं अपने हितों की रक्षा के लिए शासन करता है। दूसरी जो बात है वो यह है, न्याय अन्याय न्याय से श्रेष्ठकर माना गया है। प्लेटो ने थ्रेसिमेकस की न्याय की उस परिवर्तनवादी धारणाओं को भी अस्वीकृत कर दिया जिसके अनुसार न्याय सदैव शक्तिशाली के पक्ष में होता है। वह थ्रेसिमेकस के यहाँ तक सहमत था कि चूँकि शासक समाज की कला को जानता है इसलिए उसे सारी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, किंतु वह इससे सहमत नहीं था। वो ये मानता था कि शासक अपने हित के लिए शासन करता था। प्लेटो ने सुकरात के माध्यम से इस प्रकार का तर्क प्रस्तुत किया कि जूता बनाने वाला स्वयं अपने लिए बनाए हुए सभी जूतों को नहीं पहनता है। किसान पैदा की गई अपनी सारी फसल को नहीं खाता है। उसी प्रकार शासक भी सारे नियमों को नहीं बनाता जिसके सिर्फ उसको लाभ हो। शासन करना एक कला है और सभी कलाओं का लक्ष्य अपने स्वार्थ सिद्ध करना नहीं है, उन वस्तुओं के दोषों को दूर करना जिसके साथ उसका संबंध पाया जाता है। तीसरा जो सिद्धांत था, न्याय का जो तीसरा सिद्धांत है वो कार्य कारण सिद्धांत है। इस सिद्धांत के प्रवर्तक ग्लूगोन को माना जाता है। उसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था में कमज़ोर लोगों की हालत बहुत दयनीय थी। उनको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते थे। अतः उन्होंने अपने इस स्थिति को समाप्त करने के लिए एक समझौता किया। ये समझौता इस बात के लिए किया गया कि हम न तो अत्याचार करेंगे और न ही अत्याचार करने देंगे। ग्लाउकन के अनुसार न्याय एक कृत्रिम वस्तु है और इसका आधार कोई शाश्वत नियम न होकर समानुसार बदलती हुई परंपराएं माना है। वर्तमान अनुबंधवादी विचारकों की भांति उसका विश्वास है कि प्राकृतिक अवस्था में निर्बल मनुष्यों को अनेक कष्ट उठाने होते थे, इसलिए उसको त्याग कर एक समझौता किया और उसके आधार पर कानून का निर्माण हुआ जो मानव व्यवहार और न्याय का मापदंड निर्धारित करते हैं। दंड की शक्ति भय के कारण ही मनुष्य न्याय के आधार पर कानूनों का पालन करते हैं। अतः न्याय भय का शिशु है। प्लेटो की न्याय की अवधारणा के संबंध में विचार। प्लेटो न्याय को मनुष्य आत्मा का एक अनिवार्य गुण मानता है। मनुष्य राज्य में साम्य दिखाने के लिए प्रतिपादन करता है कि राज्य व्यक्तियों का ही व्रत रूप है, बड़ा रूप है। अतः राज्य के गुण जो हैं वो इस प्रकार हैं, तृष्णा, शौर्य तथा विवेक। इस तरह राज्य में 3 वर्ग प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तृष्णा का प्रतिनिधित्व करने वाला उत्पादक वर्ग, शौर्य का प्रतिपादित करने वाला सैनिक वर्ग और विवेक का प्रतिनिधित्व करने वाला संरक्षक या शासक वर्ग को माना गया है। अतः जिस तरह तृष्णा, शौर्य और विवेक का उचित समन्वय व्यक्ति में न्याय की सृष्टि करता है, उसी तरह राज्य में उत्पादक वर्ग
सैनिक वर्ग तथा शासक वर्ग में उचित समन्वय न्याय की अवस्था की सृष्टि करता है या उसकी रचना करता है। राज्य के संबंध में प्लेटो का विचार, राज्य मानव मस्तिष्क का ही व्यापक रूप है, बड़ा रूप है। राज्य बलूत के वृक्ष अथवा चट्टानों से नहीं निकलते, वरन उन लोगों के मस्तिष्क और चरित्र का परिणाम होते हैं जो उनमें निवास करते हों। प्लेटो के न्याय के संबंध में बार्कन के अनुसार न्याय का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उस कर्तव्यों का पालन जो उसके प्राकृतिक अवस्था के गुणों एवं सामाजिक स्थिति के अनुकूल हो। नागरिक की स्वधर्म की चेतना सार्वजनिक जीवन में उसकी अभिव्यक्ति ही न्याय होता है। अब हम बात करेंगे प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं, कि प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं। जिसमें हम पहली विशेषता की बात करेंगे, न्याय जीवन का एक आंतरिक तत्व है और संतुलनकारी धारणा है। न्याय कृत्रिम या बाह्य वस्तु न होकर मनुष्य के अंतःकरण की एक पवित्र भावना है जिसका आधार आत्म संयम और आत्म त्याग है। दूसरी जो विशेषता है वो नैतिक सिद्धांत की है। इसमें प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा वैधानिक नहीं है वरन नैतिक और सार्वव्यापी है। इसमें मानव के केवल वैधानिक कर्तव्यों का ही नहीं वरन समस्त मानव के लिए कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तीसरा है कार्य कारण का सिद्धांत। न्याय के सिद्धांत के अनुसार मानवीय जीवन के 3 नैसर्गिक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें विवेक, साहस और तृष्णा। जीवन के इन 3 तत्वों के अनुरूप ही राज्य के नागरिकों को क्रमशः 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला शासक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग और तीसरा उत्पादक वर्ग। इसमें से प्रत्येक वर्ग को विशेष मनोयोग से अपने आप को उन कार्यों में लगाया रखना चाहिए। चौथी विशेषता है साव्य एकता का सिद्धांत और अति व्यक्तिवाद का विरोधी। न्याय सिद्धांत की एक प्रमुख मान्यता ये भी है कि समष्टि का एक अंग है और समाज के विकास के लिए ही व्यक्ति का विकास निहित है। नागरिकों में कर्तव्य की भावना ही राज्य का न्याय सिद्धांत है। दार्शनिक शासक राज्य की शासन व्यवस्था विवेकशील, निस्वार्थी और कर्तव्यपरायण व्यक्तियों के हाथों में है। अब हम बात करते हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना, जिसमें पहली आलोचना यह है कि कानूनी धारणा नहीं न्याय वरन एक नैतिक धारणा प्लेटो मानता है। कानून और नैतिक में अंतर होता है। प्लेटो ने इस अंतर में को दृष्टि में नहीं रखता है। दूसरी जो आलोचना है वो ये है, दार्शनिक वर्ग में को समस्त शक्तियां प्रदान करना अनुचित है। यानी एक ही वर्ग को समस्त शक्तियां दे दें, शासक वर्ग को समस्त शक्तियां दे दें, तो ये काफ़ी सीमा तक ठीक नहीं है, क्योंकि जो शक्तियों का बंटवारा है वो समान सभी वर्गों में विभाजित होना चाहिए। अगर इसमें एक ही वर्ग को राजनीतिक शक्ति को दे दी जाएगी तो राजनीतिक सत्ता का एकाधिकार प्रदान करने का परिणाम उस वर्ग को दूसरे वर्ग को पतित करना होता है। तीसरी जो आलोचना है वो यह है, मनुष्य और समाज का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। न्याय संबंधी किसी भी व्यवस्था का उद्देश्य मनुष्य और समाज का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। चौथी जो विशेषता है, गुणों के निर्धारण का कोई आधार नहीं होता है। अगली जो आलोचना है वो यह है, वर्तमान समय के राज्यों पर लागू करना संभव नहीं है।
हम ये मानते हैं कि प्लेटो के समय इस प्रकार की जो न्याय की व्यवस्था थी उसका जो सिद्धांत थे उस समय तो उपयुक्त थे, परंतु वर्तमान समय में इस प्रकार की अगर व्यवस्था को लागू करें तो वो कहीं के काफ़ी हद तक मान्य नहीं है, संभव नहीं है। प्लेटो के समय थोड़ी जनसंख्या वाले नगर राज्य थे, अब विशाल जनसंख्या वाले राज्य में इस प्रकार की जो अवधारणा है न्याय की वो नहीं अपनाई जा सकती है। अगली जो विशेष आलोचना है वो यह है, सर्वाधिकारवाद का मार्ग प्रशस्त होता है, यानी किसी एक वर्ग के हाथों में समस्त शक्तियां दे दी जाएं तो इसका अर्थ ये होता है कि सर्वाधिकार एक वर्ग का व्यापक हो जाता है। अगली आलोचना, वर्गीय विशेष अधिकारों का समर्थन अनुचित है। अगर हम शासक वर्ग को इस प्रकार से समस्त राजनीतिक शक्तियां प्रदान कर देंगे तो एक वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त होगा, तो वो विशेषाधिकार अनुचित है। थैंक यू।